गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में बेटा हमने काइनेटिक एनर्जी की बात कर ली थी। हम एनर्जी डिस्कस करते हैं, काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम, ये हमने डिस्कस कर लिया था। अब देखो काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। न्यूमेरिकल क्या है बेटा आपका, देखो ध्यान से। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ टर्क एंड कार इज सेम। आपके पास दो व्हीकल है, एक टर्क और एक कार है, टर्क और कार, ठीक। उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है। हमें पता है कि दोनों के मासेस अलग-अलग है। ट्रक का मास कार के मास से अलग है, ज्यादा होता है, हमें पता है। एंड द रिटार्टेड फोर्स आल्सो सेम टू स्टॉप द कार एंड ट्रक। रिटार्टेड फोर्स जो उनको रोकने के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई करते हैं, जो हम ब्रेक लगाते हैं ट्रक और कार के, तो ब्रेक लगाने की वजह से जो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है वो भी सेम है, ठीक है ना। वो भी हम कैलकुलेट करेंगे कि रिटार्टेड फोर्स जो है वो भी हमारा सेम है। डिराइव द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस ट्रैवल्ड आफ्टर रिटार्टेड फोर्स, कि रिटार्डेड फोर्स अप्लाई करने के बाद टर्क ने कितने डिस्टेंस ट्रैवल करी और कार ने कितने डिस्टेंस ट्रैवल करी, वो रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। कि सपोज कार ने s1 डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद वो स्टॉप हुई और ट्रक जो है वो s2 डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद स्टॉप हो रहा है, तो s1 और s2 में क्या रिलेशन होगा, इक्वल होंगे कि कौन सा पहले रुकेगा बाद में रुकेगा, वो सारी कंडीशन हमें देखनी है। तो क्वेश्चन बहुत लॉजिकल है, इजी है और कंसेप्चुअल भी है। देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ टर्क एंड कार इज सेम, तो अपन मासेस देख लेते हैं पहले। एग्जांपल सॉल्यूशन देखो। सपोज दैट मास ऑफ कार एंड ट्रक आर m1 and m2। सपोज दैट मास ऑफ कार एंड ट्रक आर m1 एंड m2। कार का मास जो है वो m1 है और ट्रक का मास जो है वो m2 है, ठीक है। और वो इनिशियल वेलोसिटी u1 एंड u2 से ट्रेवल कर रही है, ठीक है ना। दोनों जो है वो इनिशियल वेलोसिटी उनकी क्या है, u1, एंड इनिशियल वेलोसिटीज आर u1 एंड u2। तो बताओ काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार k1 इक्वल्स टू k2 कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से दोनों की काइनेटिक एनर्जी इक्वल है। कार की काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m1 u1 स्क्वायर, ट्रक की काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m2 u2 स्क्वायर। ये लिखा जाएगा बेटा, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया। यहां से मैं एक रिलेशन पूछूं, बताओ m1 अपॉन m2 कितना होगा, तो आप लिखोगे u2 स्क्वायर अपॉन u1 स्क्वायर, ठीक है ना। सिंपलीफाई करके एक इक्वेशन हमने फाइंड आउट कर ली कि मासेज का रेशियो है वो u2 स्क्वायर अपॉन u1 स्क्वायर के इक्वल होगा। अब मेरा सेकंड क्वेश्चन कि भाई चलो ये तो ठीक है, आपको समझ में आ गया, रिटार्डेड फोर्स भी सेम है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जो ब्रेक लगा के हम कार और ट्रक को रोकने के लिए फोर्स लगाते हैं वो भी सेम है। तो न्यूटन सेकंड लॉ से अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, F इक्वल्स टू ma। तो पहले मैं बोलूं कि ये रिटार्डेड फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा तो फोर्स नेगेटिव होगा। फॉर कार की बात करें अपन, फॉर कार मैं आपसे पूछूं, बताओ फोर्स कितना था, रिटार्डेड फोर्स F, मास कितना है कार का m1, एक्सीलरेशन -a1, उसका एक्सीलरेशन क्या मान लिया a1, माइनस का होगा क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में रोकने के लिए काम में ले रहे हैं। देन F की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, -m1a1, इक्वेशन नंबर 2। फॉर टर्क, अगर अपन टर्क की बात करें तो रिटार्डेड फोर्स F ही होगा, उसने बोला सेम है, दोनों वैल्यू सेम है, तो F इक्वल्स तो आप लिखोगे m2 into -a2, माइनस साइन बाहर ले लेंगे तो F की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -m2a2। ये भी आपका इक्वेशन नंबर 3। दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल तो राइट हैंड साइड भी इक्वल, क्या है की वैल्यू सेकंड और थर्ड से -m1a1 इक्वल्स टू -m2a2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। यहां से m1 अपॉन m2 की वैल्यू आई बेटा, m1 अपॉन m2 की वैल्यू a2 अपॉन a1। इक्वेशन नंबर नेक्स्ट 4। ये तो हमें जो गिवन डेटा था उसके हिसाब से सॉल्व कर लिया सर। अब अपन को जैसे स्टॉप करना है कि सपोज कार s1 डिस्टेंस ट्रेवल करके रुकती है, सपोज दैट कार ने s1 डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वो स्टॉप हुई। कितने डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद s1, तो कार जो है
वो s1 डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद स्टॉप होती है यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखो काम आती है इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट थर्ड जो पिछला चैप्टर था इससे पिछले वाला, उससे हमने काम में ली क्या थी, v² = u² + 2as। अगर मैं कार्य की बात करूं तो फाइनल स्टॉप होना है तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी कार्य की u1² प्लस 2 रिटार्डेड एक्सीलरेशन माइनस a1 इनटू s1। उसने कितने डिस्टेंस ट्रेवल करी s1, a माइनस में क्यों आया, रीजन मैंने बता दिया, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना है रिटार्डेड फोर्स, तो एक्सीलरेशन भी नेगेटिव होगा। सॉल्व करो यहां से u1² = ये माइनस प्लस मल्टीप्लाई होकर माइनस, तो u1² = 2a1s1। मैं यहां से पूछूं बताओ s1 कितना होगा, तो आप लिखोगे u1² / 2a1, u1² / 2a1 इक्वेशन नंबर 5। इसी तरह से आप ट्रैक की बात करोगे, अगर ट्रैक में s2 डिस्प्लेसमेंट के बाद, ट्रैक जो है वो s2 डिस्प्लेसमेंट के बाद स्टॉप हो रहा है, तो यही इक्वेशन काम में लेनी है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से ध्यान से देखो, ये जो इक्वेशन है उसमें फाइनल वेलोसिटी तो 0 होनी चाहिए, 0 = इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी u2² माइनस ट्वाइस एक्सीलरेशन सॉरी प्लस माइनस a2 * s2। किस समझ में आई, देखो स्टॉप होगा ट्रैक तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल कितने से चल रहा था u2 से, तो u2² प्लस 2a रिटार्डेड एक्सीलरेशन माइनस a2, क्योंकि रोकना है स्टॉप करना अपोजिट डायरेक्शन में माइनस आ गया, डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल s2, ठीक है डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उसने s2। अब इसको सॉल्व करके यहां से s2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, s2 आपके पास आएगा बेटा u2² / 2a2 इक्वेशन नंबर 6। और आपको कुछ नहीं करना, इसमें इसका डिवाइड कर लो या इसमें इसका डिवाइड कर लो, इक्वेशन 5 डिवाइड बाय इक्वेशन 6, फिफ्थ में 6 का डिवाइड करो, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड का डिवाइड कर लो और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड का डिवाइड कर लो। जब आप इसमें इसका डिवाइड करोगे तो देखो 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, u1² / u2² मल्टीप्लाई, देखो इसका डिवाइड किया तो a2 ऊपर चला गया a1 नीचे आ गया, a2/a1 और आपको कुछ नहीं करना, जो पहले वाली इक्वेशन है u2² / u1², उसको तो क्या पुट कर लेंगे m1/m2 और a2/m1 को क्या पुट कर लेंगे, देखो थोड़ी सी गड़बड़ करिए कहीं ना कहीं पर, u2² / u1² m2 u2², सही तो है ये, तो ये भी चेक करो m2 a2/m1 a1 ये भी सही है, यहां डिवाइड में चेक करो फिफ्थ में u1² / u2², अच्छा ये u2² / u1² है, तो u1² / u2² की जगह क्या आएगा m2/m1, रिवर्स होगा, तो देखो वैल्यू पुट करनी पीछे से, तो s1/s2 = u1² / u2² बेटा आएगा m2/m1 मल्टीप्लाई a2/a1 को क्या लिखेंगे m1/m2 और ध्यान से देख m2 से m2 कैंसिल, m1 से m1 कैंसिल, क्या इक्वेशन आ गई फाइनली s1 = s2, दोनों इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद स्टॉप होंगे, टर्क और कार दोनों इक्वल डिस्प्लेसमेंट के बाद इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद ही स्टॉप होंगे। s1 की वैल्यू किसके इक्वल आएगी बेटा s2 की। इस तरह से हमें पूरा सॉल्व करना है। इक्वेशन ऑफ मोशन भी काम आया, न्यूटन सेकंड लॉ भी काम आया, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला भी काम आया, इजी था। अब आज बात करते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी की, ठीक है ना। अब हम सॉल्व करते हैं पोटेंशियल एनर्जी, जनरल डेफिनेशन, जनरल हम टाइप्स ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे, पोटेंशियल एनर्जी कई टाइप्स की पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अभी हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, सेकंड टाइप ऑफ एनर्जी अपन पढ़ रहे थे पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमने पढ़ लिया, अब बात करेंगे हम पोटेंशियल एनर्जी। देखो पोटेंशियल एनर्जी जैसे आपने बोला काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ पार्टिकल, कि एक पार्टिकल स्टैटिक था उसको मूव कराने के लिए जो वर्क डन, जो फोर्स अप्लाई करेंगे जिसकी वजह से वर्क डन होगा, वो एज ए काइनेटिक एनर्जी उसमें स्टोर होता है।
ऐसे ही अगर किसी ऑब्जेक्ट को अपने को उसकी हम बोलेंगे कि उसके जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको चेंज करना हो, मतलब उसको उठाना हो, लिफ्ट करना हो या ऊपर से गिराना हो, तो उस केस में जो वर्क डन होगा वो एज अ पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर होता है ऑब्जेक्ट के अंदर। इसकी एनर्जी के फॉर्म में, किस एनर्जी के फॉर्म में? पोटेंशियल एनर्जी। सपोज m मास का ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे रखा है, उसको लिफ्ट करना है h हाइट तक, तो उसमें वर्क डन होगा। लिफ्ट करने के लिए फोर्स लगाना होगा, तो जो फोर्स लगाया उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट हुआ, जो वर्क डन होगा वो एज अ पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर होगा। फ्री फॉल करना है h हाइट से, तो फ्री फॉल करते हैं h हाइट से, तो h हाइट पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, तो जैसे जैसे वो नीचे आएगा, नीचे आने में जो वर्क डन होगा वो एज अ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना, उसमें स्टोर था। तो नीचे आने वाली कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, वो चीज भी हम प्रूव कर लेंगे, ठीक है ना, उस चीज को भी अपन देखेंगे। तो सिंपल डेफिनेशन या सिंपल कांसेप्ट सीखें। तो सपोज मेरे पास एक जो ऑब्जेक्ट है जिसका मास है, मैं किसी सरफेस पे रखा हुआ था, ठीक है ना, एक ऑब्जेक्ट जो है m मास का वो सरफेस पे रखा था, ठीक है, उसको मुझे लिफ्ट करना है h हाइट तक, ठीक है, और इसको आपको लिफ्ट करना है h हाइट तक, यहां तक लेके जाना है, ब्लॉक को h हाइट तक लेके जाना है, मतलब इसको इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगना चाहिए, इस पे फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ लगना चाहिए, तभी लिफ्ट कर पाएंगे हम इसको। तो मुझे इसको h हाइट तक लिफ्ट करना है। अगर मुझे h हाइट तक किसी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करना है तो सोच के देखो मिनिमम कितना फोर्स लगाना होगा, मिनिमम कितना फोर्स लगना चाहिए इस पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है mg, तो इसको लिफ्ट करने के लिए क्या मैं mg से कम फोर्स लगाऊंगा? अगर मैं mg से कम फोर्स लगाऊंगा तो ऑब्जेक्ट नहीं उठ पाएगा, तो मुझे क्या करना होगा? मिनिमम रिक्वायर्ड फोर्स मेरा कितना है? mg, इतना तो इस पे लगाना ही होगा, तभी हम इसको h हाइट तक लिफ्ट कर पाएंगे। तो इस mg की वजह से जो वर्क डन होगा, जो लिफ्ट करने के लिए जो हमने फोर्स लगाया वो mg लगाया, और डिस्प्लेसमेंट हमारा h है, h हाइट तक डिस्प्लेस करना है, तो हमारा वर्क डन कितना हुआ? mgh, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और वही इसमें एज अ पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम u से डिनोट करते हैं, इसको हम किससे डिनोट करते हैं? u से, वो इसके अंदर स्टोर होता है, वो एज ए पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर होता है। तो लिखो द वर्क डन, सिंपल डेफिनेशन लिख रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी की, द वर्क डन टू लिफ्ट an object, the work done to lift an object for h height, the work to lift, the work done या work भी लिख सकते हो, work done to lift an object for h height is called potential energy of object, potential energy of object, इसको U से डिनोट करेंगे। तो आपके हिसाब से वो वर्क डन कितना होगा? W, आपने कितना फोर्स लगाया ऊपर उठाने के लिए? mg, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड जो था वो mg था। कितनी हाइट तक इसको लिफ्ट किया आपने? h हाइट तक, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट थी, तो आपका वर्क डन होता है, और ये W जो है वो एज अ पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हो जाता है। तो U इक्वल्स टू क्या लिख देते हैं अपन? mgh। इसका मतलब h हाइट पे आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी वो मैक्सिमम है, h जितना ज्यादा होगा पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। कि मान लो मैंने इसको h हाइट तक लिफ्ट किया, तो h हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, अगर मैं और ज्यादा हाइट पे लेके जाऊंगा तो और ज्यादा वर्क डन होगा, और ज्यादा इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। तो जितनी ज्यादा हाइट पे रखेंगे ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज्यादा होती है। और जैसे मैं उसको यहां से फ्री फॉल करूंगा, नीचे की तरफ छोड़ दूंगा, फ्री फॉल वाले केस में, फ्री फॉल करते हैं अपन, तो उस केस में जो है ना पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू होती है। सपोज आपने एग्जांपल लिया कि ये सरफेस है और आपके पास एक m मास की ऑब्जेक्ट, एक बॉल थी, वो इससे h हाइट पे थी। कितनी हाइट पे थी? h हाइट पे। तो यहां पे अगर मैं आपसे पूछूं तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? u mgh। h हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? mgh। इसको लिफ्ट किया होगा आपने पहले, सरफेस से h हाइट तक उसको लिफ्ट किया, तो उसको उठाने में जो वर्क डन हुआ वो mgh था, और वो एज अ पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर हो गई। अब मैं आपसे पूछूं कि मैं इसको यहां से फ्री फॉल कर दूं, नीचे की तरफ वापस गिरा दूं, तो सरफेस पे पहुंचते पहुंचते उसकी वेलोसिटी कितनी? सरफेस पे पहुंचते पहुंचते उस m मास के ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी होगी? v। देन सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किसमें कन्वर्ट होगी? काइनेटिक एनर्जी। h
हाइट पे मैक्सिमम थी पोटेंशियल एनर्जी, जैसे ही प्लॉट आपका सरफेस पे ऑब्जेक्ट सरफेस पे आया, सारे की सारी एनर्जी, बिकॉज एनर्जी कंजर्व होती है, एनर्जी कभी खत्म नहीं होती है, तो एनर्जी कंजर्व हुई, सारे की सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, इसका मास m था, वेलोसिटी v हुई हाफ mv² में कन्वर्ट हो गई। इसका मतलब एनर्जी कंजर्वेशन के केस में u इक्वल्स टू k होना चाहिए फॉर एनर्जी कंजर्वेशन, फॉर एनर्जी कंजर्वेशन। इस चीज को भी हम प्रूव करेंगे आगे चल के। u इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, k, u की वैल्यू mgh, k की वैल्यू हाफ mv², m से m कैंसिल, देन v² इक्वल्स टू 2gh, v की वैल्यू कितनी आई √2gh मीटर पर सेकंड। और फ्री फॉल ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी का फार्मूला भी यही होता है। फ्री फॉल के केस में ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी v इक्वल्स टू √2gh होती है। डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, h की वैल्यू आपको गिवन होगी, g आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हम फ्री फॉल के केस में भी हम ऐसा बोलेंगे कि h हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी और सरफेस पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। ठीक है ना, एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे हम आगे जाके, ठीक है ना, एनर्जी कंजर्वेशन वाला टॉपिक करेंगे तब ये चीज और प्रूफ करेंगे कि एक्चुअल में जो टोटल एनर्जी है, ठीक है, जिसको हम इंटरनल एनर्जी बोलते हैं, k प्लस u, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम जो है उसको इंटरनल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट बोला जाता है, जो हमेशा कंजर्व होती है। मींस k प्लस u हमेशा कांस्टेंट आएगी, k प्लस u की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट आएगी। वो नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस भी करेंगे, तो ये चीज आपको क्लियर होगी। फ्री फॉल वाली केस सिंपल थी। अब अपन बात करें बेटा पोटेंशियल एनर्जी और या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो यही तो थी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की तो बात करी हमने, ड्यू टू ग्रेविटी h हाइट तक हमने इसको लिख किया, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यही होती है mgh, ठीक है ना, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। अब अगली जो एनर्जी है जिसकी हम बात करने वाले हैं वो हमारी है पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग और स्प्रिंग, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग और स्प्रिंग। जनरल टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, डिस्कस कर लेते हैं। स्प्रिंग की बात करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग और स्प्रिंग। ये फर्स्ट टाइप हमने पढ़ लिया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। सेकंड हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। देखो स्प्रिंग को जब हम कंप्रेस या स्ट्रेच करते हैं तो उसमें वर्क डन होगा और वो वर्क डन एज ए उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है। जैसे देखो जनरल एग्जांपल बताऊं कि मान लो इधर एक वॉल है, उससे आपने स्प्रिंग का एक एंड फिक्स किया हुआ है और दूसरी वॉल यहां पे है, उन दो वॉल्स के बीच में एक स्प्रिंग को कनेक्ट किया हुआ है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k होता है। ठीक है, मैं बताऊंगा वो चीज भी, हुक्स लॉ से हम प्रूव करेंगे इसको। आपने इसको कंप्रेस किया तो एक्सटर्नल फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, बट जो एक रिस्टोरिंग फोर्स होता है, स्प्रिंग के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है स्प्रिंग की, जब या वायर की बात करें, जब हम उसको कंप्रेस या स्ट्रेच करते हैं तो एक रिस्टोरिंग फोर्स लगता है अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ में एक फोर्स लगता है जिसे हम बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, तो जब हम इसको कंप्रेस करेंगे तो एक्सटर्नल फोर्स इधर होगा, एक्सटर्नल फोर्स इधर होगा, डिस्प्लेसमेंट भी इधर होगा, तो कंप्रेस वाली केस में स्प्रिंग कैसे हो जाएगी, इसके जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो पास आ जाएंगे। ऐसे कि सपोज यहां तक आपने इसको कंप्रेस किया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ x, और इस x की डायरेक्शन किधर होगी, अंदर की तरफ, डायरेक्शन ऑफ x किधर होगी, इस तरफ। आपने एक्सटर्नल फोर्स जिधर लगाया उधर इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अंदर की तरफ। मैं बोलूं बताओ रिस्टोरिंग जो फोर्स है, जिस रिस्टोरिंग फोर्स की बात करें वो इस डायरेक्शन में होगा, बाहर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट अंदर की तरफ, रिस्टोरिंग फोर्स बाहर की तरफ। रिस्टोरिंग फोर्स डिपेंड करेगा कि ये जो स्प्रिंग है वो किस मटेरियल की है, ठीक है ना, कईयों के लिए ज्यादा होगा, कईयों के लिए कम होगा। अब हमें ये जो फोर्स है ना वो कब तक अप्लाई करना है कि जब तक इसकी इलास्टिसिटी लिमिट तक, मतलब इतना भी कंप्रेस नहीं करना है स्प्रिंग को कि वो पूरी चिपक जाए, हमें इतना ही फोर्स अप्लाई करना है कि अगर मैं उस एक्सटर्नल फोर्स को हटा दूं, रिमूव कर दूं, तो स्प्रिंग अपनी मेन पोजीशन पे वापस आ जाए। ये इसकी मेन पोजीशन वाली कंडीशन है। ठीक, हमें इतना ही फोर्स अप्लाई करना है एक्सटर्नल फोर्स कि अप्लाइड फोर्स रिमूव करने से वो वापस मेन पोजीशन पे आ जाए। क्लियर है? तो इस कंडीशन में ध्यान से देखो, रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, सॉरी ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनली होगा और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। हुक्स लॉ में लिखेंगे। मैं इसको कंप्रेस के बजाय स्ट्रेच करूं
फोर्स जो है ना बाहर की तरफ लगा, स्ट्रेच करके यहां लिया, फोर्स एक्सटर्नल फोर्स ऐसे लगा, ये एंड फिक्स किया हुआ था, इस एंड को पकड़ के खींचा हमने इधर, डिस्प्लेसमेंट x उतना ही हुआ इस डायरेक्शन में। बताओ इसमें रिस्टोरिंग किधर होगा? ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है ना। हम इसको स्ट्रेच करेंगे तो स्प्रिंग में प्रॉपर्टी होती है वो अंदर की तरफ एक फोर्स लगाती है जिसे बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, Fs वेक्टर। जी समझ में क्या सिखाना चाह रहा हूं कि रिस्टोरिंग फोर्स जो है ना x के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, हुक्स लॉ लिख लो, according to Hooke's law, restoring force in a spring or string, restoring force in a spring, according to Hooke's law, restoring force in a spring is directly proportional to restoring force directly proportional to displacement of spring, that is Fs से रिप्रेजेंट किया इसने आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। Fs और x की डायरेक्शन ऑपोजिट है, Fs और x की डायरेक्शन ऑपोजिट है, प्रोपोर्शनल भी साइन करते तो कांस्टेंट k लिया जाता है जिसको स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं? k इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। k क्या आपका बेटा? स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट डिपेंड करेगा मटेरियल क्या है, स्प्रिंग का डिपेंड करेगा मटेरियल क्या है, ठीक है ना, उस पर डिपेंड करता है k। अब देखो ये आपने हुक्स लॉ लिखा कि रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू -kx होती है। अगर डिस्प्लेसमेंट x एक्सिस में तो x से डिनोट करते हैं, y में तो y से डिनोट कर लेते हैं, सिंपल लॉ था। अब देखो मैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ से, और ये कंडीशन कब तक है? विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी ऐसा लिख सकते हो, विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी के अंदर ही होगा, मतलब इलास्टिसिटी जब एक्सटर्नल फोर्स रिमूव कर दो तो वापस मेन पोजीशन में आ जाए, ठीक है ना, ब्रेक नहीं करे वो, कंप्रेस करने पे स्प्रिंग पूरी चपके नहीं, खींचने पे वो स्प्रिंग नहीं बने, वायर बन जाए, ठीक है ना, सिंपल। अब देखो ड्यू टू फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ हम इस केस में वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। मैं बोलूं कि सपोज एक स्प्रिंग के लिए हमने x एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट की बात करी, y एक्सिस में फोर्स की बात करी। y एक्सिस में अपना क्या है? फोर्स, और x एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट। आप बोल रहे हो Fs जो है वो x के प्रोपोर्शनल, तो ग्राफ कैसा होना चाहिए? लीनियर। कब तक होगा लीनियर? प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी। उसके बाद तो क्या करेगा ये जो है ना वो उसमें अपन कितना ही फोर्स अप्लाई करें डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं, या डिस्प्लेसमेंट एकदम से इंक्रीज कर जाएगा ऐसा। तो यहां तक लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी है, यहां तक अपनी क्या लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। सपोज यहां तक आपका डिस्प्लेसमेंट x है, इस वाली कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट कितना है? x, और फोर्स कितना लगाया आपने? Fs, रिस्टोरिंग फोर्स कितना है? Fs। तो इसका जो एरिया है ये वाला, यही वर्क डन होगा। इस केस में जब आप कंप्रेस करते हो, स्ट्रेच करते हो स्प्रिंग को, तो कब तक किया आपने? लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी तक। तो उस केस में फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का जो एरिया है वो रिप्रेजेंट करता है वर्क डन, वो रिप्रेजेंट करता है वर्क डन। W इक्वल्स टू एरिया ऑफ इस OAB, इसको B पॉइंट बोलो। W इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। क्या राइट एंगल ट्रायंगल है? इसका एरिया क्या होगा? हाफ बेस इनटू हाइट। देन W इक्वल्स टू हाफ बेस कितना है? स्मॉल x, हाइट कितनी है? Fs। और अब आपको क्या करना है? Fs का मैग्नीट्यूड यहां से पुट करना है, यहां पे Fs का मैग्नीट्यूड पुट करना है। देन W इक्वल्स टू हुआ हाफ इनटू x इनटू kx, k इज स्प्रिंग कांस्टेंट, W की वैल्यू आ गई हाफ kx स्क्वायर, और यही
वर्तन जो होगा वो एज अ पोटेंशियल एनर्जी आपकी स्प्रिंग या स्ट्रिंग के अंदर स्टोर होता है। यही वर्तन जो है वो एज अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। ये वाला कंप्लीट हुआ सेकंड टॉपिक, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू स्प्रिंग, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। कंप्रेस करने में या स्ट्रेच करने में जो वर्तन होगा वो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा, जिसका फॉर्मूला होगा हाफ के एक्स स्क्वायर। और आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी डिस्कस कर ली, ठीक है। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।